18वीं शताब्दी का भारत, जब हम इस दौर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर क्या होता है, औरंगजेब के बाद सीधे अंग्रेजों की बात होने लगती है। बिल्कुल, बीच का जो पूरा हिस्सा है वो जैसे गायब ही हो जाता है। हाँ, और ये जो बीच का दौर था वो शायद सबसे ज्यादा उथल पुथल भरा था। एक विशालकाय मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। और देखिए, ये सिर्फ किसी एक बादशाह के कमजोर होने की कहानी नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये एक पूरे सिस्टम के, एक पूरी व्यवस्था के फेल होने की कहानी है। आज हम इसी दौर की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि साम्राज्य की नींव को असल में कौन सी दीमक खा रही थी। ये कहानी है पर्दे के पीछे बैठे उन खिलाड़ियों की जिन्हें हम किंग मेकर कहते हैं। बिल्कुल, किंग मेकर। किंग मेकर, ये शब्द ही कितना पावरफुल है। मतलब वो लोग जो बादशाह बनाते थे और बिगाड़ते भी थे। हाँ, मुझे ये बात हमेशा फैसिनेट करती है कि दिल्ली में तख्त पर कोई और बैठा है, लेकिन असली ताकत किसी और के हाथ में है। सही बात है। इसका मतलब तो यही हुआ कि उस दौर में बादशाह होना शायद सबसे कमजोर कड़ी होने जैसा था। बिल्कुल, और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें जमीन से शुरू करना होगा। जमीन से? हाँ, उन दो किरदारों से जिनके बिना मुगल सिस्टम चल ही नहीं सकता था, जमींदार और जागीरदार। अच्छा। ये दोनों शब्द अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। चलिए आज इसे एकदम साफ करते हैं। जमींदार, जैसा कि नाम से ही लगता है, जमीन से जुड़ा हुआ। सही पकड़ा, जमींदार वंशानुगत थे। हेरिडेटरी। हाँ, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनका एक ही इलाके पर हक होता था। वो जमीन के एक तरह से मालिक थे। अच्छा। उनका काम था अपने इलाके से राजस्व वसूलना और उसका एक हिस्सा केंद्र को भेजना। इसके अलावा स्थानीय कानून व्यवस्था और छोटा मोटा न्याय भी उन्हीं के जिम्मे था। तो लोकल पावर सेंटर थे। बिल्कुल, वो अपनी मिट्टी को, अपने लोगों को जानते थे। उन्हें अब ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। और जागीरदार? जागीरदार बिल्कुल अलग था। वो एक सरकारी अफसर था, एक मनसबदार। ओके। जिसे तनख्वाह के बदले में एक जागीर यानी जमीन का टुकड़ा मिलता था। वो सिर्फ उस जमीन से राजस्व वसूल सकता था, उसका मालिक नहीं था। और उसका तबादला भी हो सकता था कभी भी, आज यहाँ कल कहीं और। तो जाहिर है जागीरदार की कोशिश क्या होती थी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा राजस्व निचोड़ लिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि उसे अपनी अगली पोस्टिंग का पता नहीं था। और जमींदार उसे एक भारी आदमी समझता होगा जो उसके इलाके में दखल दे रहा है। सही। तो एक तरफ जमींदार जो जमीन की लंबी सेहत के बारे में सोचेगा, और दूसरी तरफ जागीरदार जो शॉर्ट टर्म गेन देख रहा है। इस खींचतान का सीधा असर तो किसानों पर पड़ता होगा। किसानों पर ही पड़ता था। और जब केंद्र कमजोर होने लगा तो ये खींचतान और भी बढ़ गई। अच्छा। और इसी कमजोर होते केंद्र में किंग मेकर युग की शुरुआत हुई। बहादुर शाह प्रथम के बाद उसका बेटा जहांदार शाह गद्दी पर बैठा, जो कि एक बेहद कमजोर शासक था। बहुत ज्यादा उसे तख्त तक पहुंचाने वाला था एक शक्तिशाली ईरानी अमीर जुल्फिकार खान। और यहीं से ये चलन शुरू हो गया कि बादशाह अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि किसी अमीर गुट के समर्थन से बनेगा। बिल्कुल। तो जुल्फिकार खान ने सत्ता में आकर क्या किया? उसने सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की। उसने कोशिश तो की। उसने औरंगजेब के समय से चले आ रहे जजिया टैक्स को, जो गैर मुसलमानों पर लगता था, हाँ, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया ताकि हिंदियों और राजपूतों का समर्थन मिले। लेकिन उसने एक ऐसा आर्थिक प्रयोग किया जो साम्राज्य के लिए घातक साबित हुआ। और वो क्या था? उसने इजारा प्रणाली को बड़े पैमाने पर लागू किया। इजारा यानी रेवेन्यू फार्मिंग। सुनने में तो ये किसी भी सरकार के लिए एक स्मार्ट मूव लगता है। राजस्व वसूलने का काम आउटसोर्स कर दो, एक तय रकम पाओ, कोई सिरदर्दी नहीं। कागज पर तो यही लगता है, लेकिन मुझे इसमें एक खतरा भी नजर आ रहा है। क्या? कि ठेकेदार ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसानों का खून चूस लेगा। क्या ऐसा ही हुआ? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसे आज की भाषा में विनर्स कर्स कहते हैं। विनर्स कर्स। हाँ, ठेका हासिल करने की होड़ में लोग अव्यावहारिक रूप से ऊंची बोलियां लगा देते थे। अच्छा। मान लीजिए एक इलाके से 100 रुपए राजस्व आ सकता है, लेकिन बोली लग गई 150 रुपए की। अब उस ठेकेदार को न सिर्फ 150 रुपए वसूलने हैं, बल्कि अपना मुनाफा भी कमाना है। तो वो किसानों पर जुल्म करेगा। बिल्कुल। और जुल्म की इंतहा होने पर किसान या तो बगावत करेंगे या फिर अपनी जमीन छोड़कर ही भाग जाएंगे। सही। दोनों ही सूरतों में अगले साल उस जमीन से कोई राजस्व नहीं आएगा। और यही हुआ। ये एक ऐसी विनाशकारी साइकिल थी जिसमें किसान बर्बाद हुआ, जमीन बंजर हुई और लंबे समय में राज्य को भी राजस्व का भारी नुकसान हुआ। मतलब उन्होंने 2 कदम आगे का सोचा ही नहीं, बस आज का फायदा देखा। हाँ, जाहिर है ऐसी नीतियों के साथ जुल्फिकार खान की पकड़ ज्यादा देर तक मजबूत नहीं रह सकती थी। और जब एक पावर सेंटर कमजोर होता है
तो कोई और उसकी जगह लेने जरूर आता है। इस बार ये कौन लोग थे? इस बार थे हिंदुस्तानी गुट के 2 भाई, जिन्हें इतिहास सैयद बंधुओं के नाम से जानता है। सैयद बंधु, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। जी, मुगल दरबार हमेशा से विदेशी गुटों, तुरानी और ईरानियों से भरा रहता था। जुल्फिकार खान ईरानी था। ये पहली बार था जब भारतीय मुसलमानों का कोई गुट सत्ता के शिखर पर पहुंचा था। उन्होंने जुल्फिकार खान और जहांदार शाह को रास्ते से हटाकर फर्रुखसियर को नया बादशाह बनाया। और उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ कैसे मजबूत की? उन्होंने साम्राज्य के 2 सबसे ताकतवर पदों पर कब्जा कर लिया। कौन से पद? बड़ा भाई अब्दुल्ला खान बना वजीर यानी प्रधानमंत्री, और छोटा भाई हुसैन अली बना मीर बख्शी यानी सेना का प्रमुख। ओह, एक के हाथ में प्रशासन, दूसरे के हाथ में सेना। हाँ, बादशाह तो बस एक रबर स्टैम्प बनकर रह गया था। बिल्कुल। तो सत्ता एक विदेशी गुट से एक देसी गुट के पास आ गई। क्या इनकी नीतियां भी जुल्फिकार खान जैसी ही थीं, या इन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की? उन्होंने एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव लाने की कोशिश की। वो जुल्फिकार खान से भी ज्यादा उदार थे। अच्छा। उन्होंने जजिया को फिर से खत्म किया और राजपूतों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा और साहसिक कदम उठाया वो था मराठों के साथ समझौता। मराठों के साथ? वही मराठे जो औरंगजेब के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द थे। जी हाँ, उन्हीं मराठों के साथ, जिन्हें मुगल दशकों से अपना दुश्मन नंबर 1 मानते आए थे। हाँ, सैयद बंधुओं ने मराठों को दक्कन के 6 मुगल सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया। 1 मिनट, ये चौथ और सरदेशमुखी क्या है? ये समझना जरूरी है। चौथ का मतलब था कुल राजस्व का 1/4 यानी 25% हिस्सा। 25%। और सरदेशमुखी था उसके ऊपर लगने वाला 10% अतिरिक्त टैक्स। ओह, ये बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब था कि मुगल अपने ही इलाके की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मराठों को दे रहे थे। बस इस बदले में कि मराठे वहां शांति बनाए रखेंगे। हाँ, और मुगलों को परेशान नहीं करेंगे। ये तो एक तरह से प्रोटेक्शन मनी देने जैसा हो गया। आप कह सकते हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि अपने ही इलाके में अपना शासन नहीं चला सकते? दरबार के पुराने तुरानी और ईरानी अमीरों को तो ये बिल्कुल हजम नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। उन्हें लगा कि ये हिंदुस्तानी भाई तो पूरा साम्राज्य ही मराठों के हाथ में बेच देंगे। उन्होंने बादशाह फर्रुखसियर के कान भरने शुरू कर दिया। और फर्रुखसियर भी? वो भी सैयद बंधुओं की बढ़ती ताकत से घबरा रहा था, तो उसने भी उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। लेकिन सैयद बंधु भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। वो उनसे 2 कदम आगे थे। जैसे ही उन्हें साजिश की भनक लगी, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ को 10,000 सैनिकों के साथ दिल्ली बुला लिया। दिल्ली बुला लिया मराठों को? हाँ, और मराठों की मदद से उन्होंने बादशाह फर्रुखसियर को ही गिरफ्तार कर लिया, उसे अंधा किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। बादशाह की हत्या उसी के अमीरों द्वारा, और वो भी बाहरी ताकत की मदद से? जी। ये तो मुगल सत्ता के ताबूत में पहली कील ठोरने जैसा था। अब तो बादशाह का कोई इकबाल, कोई इज्जत ही नहीं बची। ये पतन का एक निर्णायक मोड़ था। अब ये साफ हो गया था कि बादशाह कौन होगा, ये दिल्ली का तख्त नहीं बल्कि ये किंग मेकर्स तय करेंगे। फर्रुखसियर के बाद सैयद बंधुओं ने एक ऐसे शहजादे को गद्दी पे बिठाया जिसका नाम इतिहास में अमर हो गया, लेकिन अच्छे कारणों से नहीं। मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला? उसे ये नाम मिला क्योंकि प्रशासन और जंग के मैदान से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। अच्छा। उसका पूरा दिन नाच गाने, जानवरों की लड़ाई देखने और ऐशो आराम में गुजरता था। कहते हैं कि वो खुद एक माहिर कथक डांसर था। 1 मिनट, बादशाह खुद एक कथक डांसर था जबकि साम्राज्य बिखर रहा था? हाँ, और अक्सर दरबार में नाचता भी था। ये तो कमाल की छवि है। मतलब ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बल्कि सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट का खेल था। बिल्कुल। आप एक ऐसा सीईओ चुन रहे हैं जिसे कंपनी चलाने में कोई दिलचस्पी ही ना हो, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मनमानी कर सकें। आपने एकदम सही समझा। सैयद बंधुओं को एक ऐसा ही बादशाह चाहिए था जो उनके काम में दखल न दे। और मोहम्मद शाह रंगीला इस भूमिका के लिए एकदम परफेक्ट था। बिल्कुल। लेकिन सैयद बंधुओं का ये खेल भी ज्यादा दिन नहीं चला। क्यों? इस बार क्या हुआ? दूसरे गुट, खासकर तुरानी, सैयद बंधुओं की ताकत से जल भुनकर राख हो चुके थे। उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को अपने साथ मिलाया और एक काउंटर रेवोल्यूशन की तैयारी की। 1720 में साजिश करके एक एक कर दोनों सैयद भाइयों की हत्या कर दी गई। तो किंग मेकर्स का भी अंत हुआ। इसके बाद क्या
मोहम्मद शाह रंगीला ने सत्ता अपने हाथ में ली? क्या साम्राज्य संभला? नहीं, सैयद बंधुओं को हटाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला तुरानी नेता था चिनकिलिच खान, जिसे निजामुल मुल्क का खिताब मिला। जी, वो एक बेहद काबिल और अनुभवी प्रशासक था। उसे वजीर बनाया गया और उसने प्रशासन को सुधारने की बहुत कोशिश की। लेकिन वो मोहम्मद शाह रंगीला की रंगीनियों और दरबार की गुटबाजी से इतना तंग आ गया कि 1724 में उसने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया? मतलब साम्राज्य का सबसे काबिल आदमी सिस्टम से निराश होकर बस चला गया? हाँ, उसने वजीर का पद छोड़ा, दिल्ली को हमेशा के लिए अलविदा कहा और दक्कन चला गया। और वहां जाकर उसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी। ये मुगल साम्राज्य के औपचारिक विघटन की शुरुआत थी। अच्छा। निजामुल मुल्क को देखकर अवध के गवर्नर सआदत खान और बंगाल के गवर्नर मुर्शिद कुली खान ने भी खुद को आजाद घोषित कर दिया, व्यवहारिक रूप से। बिल्कुल। वो नाम के लिए दिल्ली को नजराना भेजते थे, लेकिन अपने फैसले खुद करते थे। तो मुगल साम्राज्य अब दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक सिमट के रह गया था? हाँ, बस उतना ही। और जब घर इतना कमजोर हो जाए तो बाहरी लुटेरों की नजर तो पड़ेगी ही। सही बात है। इस खोखले हो चुके साम्राज्य पर पहला बड़ा हमला किसने किया? पहला बड़ा झटका दिया मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1737 में। बाजीराव ने? हाँ, उसने बिजली की रफ्तार से दिल्ली पर चढ़ाई की। वो दिल्ली के दरवाजे तक आया, अपनी ताकत की धमक दिखाई और उतनी ही तेजी से वापस लौट गया। और मुगल सेना? मुगल सेना उसे रोकने के लिए महल से बाहर तक नहीं निकल पाई। इस हमले ने पूरी दुनिया को मुगल ताकत का खोखलापन दिखा दिया। और इस खोखलेपन ने एक बहुत बड़े शिकारी को दावत दे दी। हाँ, ईरान के शासक नादिर शाह को। नादिर शाह? वो एक मामूली सैनिक से ईरान का शाह बना था और उसे अपनी विशाल सेना को बनाए रखने के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। और बाजीराव के हमले से उसे यकीन हो गया कि हिंदुस्तान अब एक आसान शिकार है। 1738-39 में उसने भारत पर हमला कर दिया। और करनाल की लड़ाई में जो हुआ वो तो अविश्वसनीय था। बिल्कुल। 1739 में करनाल में नादिर शाह की छोटी अनुशासित सेना का सामना एक विशाल बेतरतीब मुगल फौज से हुआ। और नतीजा ये निकला कि कुछ ही घंटों के अंदर मुगल सेना की धज्जियां उड़ गईं। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लिया गया। लेकिन जो इसके बाद हुआ वो शायद और भी ज्यादा शर्मनाक था। कहते हैं दिल्ली की लूट के पीछे भी घर का ही भेदी था। ये कहानी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि करनाल जीतने के बाद नादिर शाह 2 करोड़ रुपए लेकर वापस ईरान जाने को तैयार हो गया था। सिर्फ 2 करोड़? हाँ, लेकिन मुगल दरबार की आपसी जलन ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अवध के गवर्नर सआदत खान ने, जो निजामुल मुल्क से जलता था, बिल्कुल, उसने नादिर शाह के कान में जाकर कह दिया कि आप सिर्फ 2 करोड़ में मान गए, आप दिल्ली चलिए, वहां आपको 20 करोड़ नहीं 200 करोड़ मिलेंगे। यानी घर के भेदी ने ही लंका ढाई। इसी लालच में नादिर शाह दिल्ली आया। यहाँ किसी ने अफवाह उड़ा दी कि नादिर शाह मारा गया, जिससे दिल्ली के लोगों ने उसके कुछ सैनिकों को मार दिया। बस फिर क्या था, नादिर शाह ने कत्ले आम का हुक्म दे दिया। हजारों बेगुनाह लोग मारे गए और दिल्ली को कई दिनों तक लूटा गया। और वो अपने साथ 2 ऐसी बेशकीमती चीजें ले गया जिनका जिक्र आज तक होता है। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। कोहिनूर? हाँ, कोहिनूर के नाम की कहानी भी इसी लूट से जुड़ी है। कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला ने उस हीरे को अपनी पगड़ी में छिपा रखा था। अपनी पगड़ी में? मतलब सबके सामने, पर किसी को पता नहीं? बिल्कुल। जब एक दरबारी ने नादिर शाह को ये राज बता दिया तो उसने मोहम्मद शाह से कहा कि हम दोस्त बन गए हैं, तो क्यों ना दोस्ती की रस्म के तौर पर अपनी पगड़ियां बदल लें। क्या चाल थी! और रंगीला बादशाह बेचारा मना भी नहीं कर सका होगा। सही पकड़ा। जब नादिर शाह ने पगड़ी खोलकर उस हीरे की चमक देखी तो वो हैरान रह गया और उसके मुंह से चीख निकली, कोह-ए-नूर, जिसका फारसी में मतलब होता है रोशनी का पहाड़। हाँ, तब से ही उस हीरे का नाम कोह-ए-नूर पड़ गया। इस हमले का दूरगामी असर क्या हुआ, पैसों और जान के नुकसान के अलावा? इसका असर बहुत गहरा था। सिंधु नदी के पश्चिम का पूरा इलाका, जिसमें आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा है, हमेशा के लिए हिंदुस्तान से कट गया। हाँ, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पूरी तरह असुरक्षित हो गई, जो सदियों से विदेशी हमलावरों का रास्ता रहा है। और सबसे बड़ी बात, नादिर शाह की सेना में एक नौजवान अफगान कमांडर था, अहमद शाह अब्दाली। उसने दिल्ली की दौलत और कमजोरी को अपनी आंखों से देखा था। नादिर शाह की मौत के बाद वही अफगानिस्तान का बादशाह बना और उसने भारत पर एक नहीं
कई बार हमले किए। नादिर शाह का जख्म भरा भी नहीं था कि अब्दाली के हमले शुरू हो गए। इन लगातार हमलों से बचने के लिए मुगलों ने क्या किया? उन्होंने जो किया वो शायद मुगलों के पतन का सबसे बड़ा और सबसे शर्मनाक प्रतीक है। ऐसा क्या किया? अब्दाली के आक्रमण से तंग आकर 1752 में मुगल वजीर ने मराठों के साथ एक समझौता किया। एक मिनट, फिर से मराठों के साथ? इस बार क्या समझौता हुआ? इस बार समझौता ये था कि मराठे पूरे मुगल साम्राज्य की भारी हमलों, खासकर अब्दाली से और अंदरूनी विद्रोहों से रक्षा करेंगे। वो साम्राज्य के प्रोटेक्टर बनेंगे, रक्षक। जी, रक्षक बनेंगे। और इसके बदले में उन्हें क्या मिला? इसके बदले में उन्हें पूरे उत्तर भारत से चौथ और स्वदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिला। साथ ही आगरा और अजमेर जैसे महत्वपूर्ण सूबों की गवर्नरी भी मिली। कमाल है। मतलब साम्राज्य जो दशकों तक मराठों से अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ता रहा, अब वही साम्राज्य अपनी रक्षा के लिए मराठों को पैसे दे रहा है, उन्हें अपना बॉडीगार्ड बना रहा है। बिल्कुल। ये तो अंतिम अपमान था। ये दिखाता है कि 18वीं सदी के मध्य तक सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल चुका था। मुगल बादशाह अब दिल्ली का कैदी था और उसकी सल्तनत की सुरक्षा का ठेका मराठों के पास था। केंद्र में एक वैक्यूम? हाँ, एक शून्य पैदा हो चुका था जिसे भरने के लिए अब नई ताकतें दौड़ लगा रही थीं। तो आज की हमारी इस बातचीत से ये साफ है कि मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक घटना का नतीजा नहीं था। नहीं, इसकी जड़ें जमींदार जागीरदार के टकराव जैसी व्यवस्था की खामियों में थीं। इसे इजारा जैसी अदूरदर्शी आर्थिक नीतियों ने खोखला किया। सही बात है। दरबार में बैठे किंग मेकर्स की आपसी लड़ाइयों ने इसे अंदर से कमजोर किया, और जब शरीर अंदर से इतना कमजोर हो गया तो नादिर शाह और अब्दाली जैसे बाहरी हमलों ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। बिल्कुल। और हैदराबाद, अवध और बंगाल जैसे राज्यों का उदय होना ये बता रहा था कि अब कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं बची है। भारत एक बार फिर कई छोटी छोटी ताकतों में बट रहा था। दरवाजा खोला। बिल्कुल। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक इतना विशाल साम्राज्य जिसकी जड़ें 200 साल से भी ज्यादा गहरी थीं, वो महज 50 साल के अंदर कैसे बिखर गया? सोचने वाली बात है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी बड़ी व्यवस्था के लिए, चाहे वो एक साम्राज्य हो या आज की कोई बड़ी कंपनी, बाहरी खतरों से ज्यादा खतरनाक होती है अंदरूनी कलह और बदलते वक्त के साथ खुद को ना बदल पाने की नाकामी।